हेलो बडी, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जे विद अस। कुछ मेरे बारे में, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मोर देन 6 years का माय डियर मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और मेरी IIT जैम रैंक 694 रही है। माय डियर, आपका स्वागत है द रिएजेंट की सीरीज़ में। ठीक है, आपको पता है कि मैं एक रिएजेंट की सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ जिसमें बहुत अच्छे अच्छे रिएजेंट्स मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, और आज इस सीरीज़ के दौरान अपन लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। माय डियर, अभी तक अपन लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, और आज अपन लोग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को देख रहे हैं वो प्लीज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स को देखें, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ सीरीज़ है। ठीक है, मैं आपसे बोलूँगा कि हमने ऐसा पढ़ाया था, तो इट्स वेरी गुड कि आप, ऐसा अच्छा है कि आप इसको पहले अल्कोहल्स को देख लो। ठीक है, तो जब अपन लोग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। किनकी? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। और इस कैटेगरी में हमारे पास कोर्स में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे जेई के कोर्स में है, जो हमको ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ाएगा। एक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए, एक है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के लिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे, जैसे टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। ये 4 तरह के हमारे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा एक बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन आता है, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन। माय डियर, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन को अपन लोग ने अपने नेम रिएक्शन की सीरीज में पढ़ रखा है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन को दोबारा मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। एंड रिक्वेस्ट इज़ कि आप प्लीज़ जब आप नेम रिएक्शन की सीरीज़ को देखेंगे तो वहाँ पे आपको बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन मिलेगा। ठीक है, अपन लोग अभी जो ऑक्सीडेशन पढ़ने जाएंगे वो हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन का होगा, टॉलेंस टेस्ट होगा, फेलिंग टेस्ट होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट होगा एंड बेनेट टेस्ट होगा। इस सारी सीरीज़ में अपन लोग इनके ऑक्सीडेशंस की बात करेंगे। हाँ, इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कीटोन का ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय पॉपऑफ्स रूल। क्या है? क्योंकि अभी तक हम कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं किए थे, बट अपन लोग अब कीटोन का ऑक्सीडेशन भी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय करोगे। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है इसकी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इसमें आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से। चलिए, देखिए, नॉर्मली आपने कभी पढ़ा होगा कि जब अपन लोग एल्डिहाइड में KMnO4 डालते हैं, परमंगनेट डालते हैं, ठीक है, इन द एसिड सोल्यूशन, ठीक है, तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। स्टार्टिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी कि हमने सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, और मैंने इस 1 डिग्री अल्कोहल में KMnO4 H+ डाल के पहले इसको एल्डिहाइड बनाया था, और इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। याद आ रही बात? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो क्या बना था? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा।
मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज नहीं करते, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही होते हैं जो कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। याद करिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और आप इसमें कॉपर 573 डालते हैं, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड तो बना देता है लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो या इसी तरह याद करो, मैंने आपको बताया था कि आप अल्कोहल लेते हो, इसमें आप पीसीसी डालते हो, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, प्रीवियस वीडियो में देखना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, और पीसीसी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड तो बन जाता है, लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड सभी केसेस में नहीं बनता। इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही काम करते हैं जिनका रोल हमको ऑक्सीडेशन करने में आता है। राइट, मेरी बात आप समझ पा रहे? ठीक है, तो जो KMnO4 और H2SO4 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं, तो ये जो है फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा सिर्फ एल्डिहाइड का जब कार्बोक्सिलिक एसिड में देते हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हो। ठीक है, हाँ आपने कहा होगा कि सर अभी तो अपने पीछे आपने माइल्ड में लिखवाया था, तो माइल्ड में जो आते हैं वो टच टेस्ट आते हैं, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, बेनेट टेस्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। फिलहाल अभी आपको आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4 जैसा यूज लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये आपको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा याद करिए हमने एक जोन्स रिएजेंट पढ़ा था, जोन्स रिएजेंट का भी यही काम था। जोन्स रिएजेंट भी आपका वही काम करता था कि आपको अल्कोहल लेता था, इसमें मिक्सचर होता था CrO3 का, H2SO4 का और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता था। ऐसे पहले एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन होते हुए नजर आएगा। राइट, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो अपन लोग ने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप सभी को पता है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एक आध क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, जैसे लेट सपोज करिए आपके पास ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने KMnO4 डालना है H+ के साथ और सीधे इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो ये आपको COH मिल जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं कि एल्डिहाइड पार्ट ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, कुछ नई चीज़ नहीं है, इवन आप इसको एरोमेटिक में भी कर सकते हो। अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड है और इसका आप KMnO4 H+ में डालोगे तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं वो आपको बेंजोइक एसिड दे देते हैं आफ्टर द ऑक्सीडेशन। राइट, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ नई बात नहीं थी इसमें। इम्पॉर्टेंट जो मुझे पढ़ाना है, जिसके लिए मैंने स्पेशल सीरीज बनाई है, वो है मेन हमारा कीटोन का ऑक्सीडेशन। क्योंकि नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे बच्चों कीटोन का अपन लोग ऑक्सीडेशन नहीं करते थे। मैं आपको बताता हूँ, हेड डालिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम अंडर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करा पाते हैं, बट दे आर द सम ड्रास्टिक कंडीशंस जहाँ पे कीटोन को ऑक्सीडाइज कराया जाता है। मैं आपको पहले बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है और आप इसको नॉर्मल ऑक्सीडाइज करने की सोच रहे हो बाय यूजिंग द PCC एंड फलाना, तो ये आपको कीटोन तो दे देगा, लेकिन कीटोन जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं करता। ठीक है ना, 2 डिग्री अल्कोहल
कीटोन तो दे देता है, लेकिन कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता अंडर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन। इवन आप इसको केमेनोफोर में भी ऑब्जर्व नहीं करते हो। पहले आप इसको केमेनोफोर डालते हो तो आपको कीटोन तो मिलता है दोस्त, नो डाउट, लेकिन कीटोन जो है, आई एम सॉरी, 2D अल्कोहल को केमेनोफोर में डालते हो H+ के साथ, तो कीटोन तो मिलता है, लेकिन कीटोन वापस से केमेनोफोर H+ में जाके कोई रिएक्शन नहीं देता है अंडर द नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन। बट कीटोन का अगर आपको ऑक्सीडेशन करना होगा तो द कंडीशन शुड बी ड्रास्टिक। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हाई रखते हैं और प्रेशर भी थोड़ा क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। तो उस केस में कीटोन ऑक्सीडाइज करता है, वो भी किसके साथ, ओनली एंड ओनली केमेनोफोर H+ के साथ। ठीक है, लिख लीजिए भाई कहाँ पे, कहीं अंडर ड्रास्टिक कंडीशन that is by increasing temperature and pressure, the ketone will oxidize to carboxylic acid, to carboxylic acid. Followed by, एक लाइन लिख रहा हूं, followed by Popoff's rule। ये क्या लिखाया है, ये लाइन क्या है, तो यही लाइन आपको सारे राज खोलती है। ठीक है, तो आइए इस राज को सीखते हैं, क्या है कीटोन, है ना। पहले तो एक बात आप लॉजिकली देखिए कि अगर आपके सामने एल्डिहाइड है तो वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, लेकिन अगर आपके सामने कीटोन है तो वो आप ऑक्सीडाइज नहीं करा पा रहे हो अंडर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन। तो रीज़न ऐसा है कि जो C और H की जो बॉन्ड है और जो यहाँ पे CC की बॉन्ड है, तो CC की बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू CH की बॉन्ड से। तो चूंकि CC की बॉन्ड थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेरिजन टू CH की बॉन्ड से, इसलिए अंडर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में आप इन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करते हो। इसीलिए ही आप ड्रास्टिक कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हो और ड्रास्टिक कंडीशंस ही इस कीटोन को ऑक्सीडाइज करा पाती हैं। तो अब जितनी भी मैं कंडीशंस बता रहा हूँगा, इन सारी कंडीशंस में कीटोन ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, जैसे कि ड्रास्टिक कंडीशन क्या है, तो आप जब इसको केमेनोफोर H+ में डालोगे तो यहाँ आप लिखोगे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इस केस में कीटोन ऑक्सीडाइज कर जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनने वाली है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक क्या बहुत सारे एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ मैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे कि सर कीटोन कैसे ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है। देखो, सबसे पहले एक सिंपल सा, सबसे फेमस सिंपल कीटोन लेते हैं, इसका नाम अपना है एसीटोन। और चूंकि ये हमारा एक सिमेट्रिकल कीटोन की कैटेगरी में आता है। सिमेट्रिकल समझते हैं ना, कि जहां से आप लाइन मार रहे हैं, POS आने के बाद एक इमेजिनरी लाइन, इसकी मिरर इमेज बनने लग जाए, है ना। तो ये हमारा सिमेट्रिकल कीटोन की कैटेगरी में आएगा दोस्त। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बॉन्ड सेम है। अगर आप इसको बॉन्ड को A बोलते हो तो आपको इसको भी A बोलना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द नेचर सेम है। तो जब आप इसको ड्रास्टिक कंडीशन में यूज करते हो, केमेनोफोर H+, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक पार्ट बन जाता है COH प्लस दूसरा, मान लेते हैं ये वाला CH3 है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में। तो एक आपका बना एसिटिक एसिड ऑक्सीडाइज होने के बाद, और एक आपका बना
फॉर्मिक एसिड। एंड आफ्टर देन इस एसिडिक एसिड को फिर से ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी निकाल देता है। क्या बोला? जहां पे भी आपके सामने फॉर्मिक एसिड होगी, वो फॉर्मिक एसिड आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकालेगी। तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो अपन लोग ने कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हुए देखा। हमने देखा कि कीटोन जो है ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। बस एक बात याद करके दिमाग में सेट कर लीजिए, कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनता है तो फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है टू द कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ये सिचुएशन आ जाती है और मैं इसको ऑक्सीडाइज करने की सोच रहा हूं अंडर हाई कंडीशंस। ठीक है, जो पीछे हमने ड्रास्टिक कंडीशंस लिखी हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हीट वेट देके। तो अभी भी ये हमारा सिमेट्रिकल कीटोन है, तो एक आपका ऐसे ब्रेक हो सकता है ना। मान के चलते हैं जो प्रोडक्ट आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। ये ए हो गया, ये मान लेते हैं बॉन्ड ब्री हो गया। देखिए कुछ नहीं करना, अगर मैं बॉन्ड ए से ब्रेक कर रहा हूँ तो ए वाले से ब्रेक कर रहा हूँ तो इधर वाला ये एक, ये दो, ये तीन। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा CH3 CH2, ये तीसरा वाला हो जाएगा COH प्लस इसमें ये जो कार्बन दिख रहा है चौथा और पांचवा अगर नंबरिंग कर लेते हैं तो चौथा वाला ऑक्सीडाइज होकर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा प्लस ये। ठीक है, आप इसको अगर थोड़ी देर के लिए डैश करते हो तो दिस विल गिव यू डैश। और अगर आप इसको बी से क्लीव करते हो तो होना क्या है आपके साथ, जब आप बी से क्लीव करोगे तो ये 1 और 2 में CH3 COH आ जाएगा प्लस COH CH2 CH3 और यहाँ डैश। लगभग अगर मैं डैश ना लगाऊं तो चूंकि सिमेट्रिकल है इसलिए सेम यील्ड देता है। एक आपको एसिटिक एसिड मिल रहा है और एक आपका प्रोपेनोइक एसिड मिल रहा है। यही तो हो रहा है दोनों में, एक में आपको एसिटिक एसिड मिल रहा है और एक में आपको प्रोपेनोइक एसिड ऑब्टेन हो रहा है ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। लेकिन अभी तक हमने पॉप-ऑफ्स की बात नहीं की। तो देखिए पॉप-ऑफ्स रूल कहां काम करता है। ये हमारा इसका जो काम है ये ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में काम आता है। किसमें आता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। ऐसे कीटोन जो सिमेट्रिकल नहीं होते उस केस में अपन लोग पॉप-ऑफ्स लगाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको एक अनसिमेट्रिकल कीटोन नजर आ रहा होगा। और जब आप अनसिमेट्रिकल कीटोन को ऑक्सीडाइज करने की सोचते हो तो दोस्तों अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस ये आपको दो सिचुएशन आपको मिलने वाली हैं, एक सिचुएशन A और एक सिचुएशन B। पहले हम दोनों सिचुएशन को टैकल कर लेते हैं, फिर हम पॉप-ऑफ्स लगाएंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, राइट प्रोडक्ट है और कौन सा रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो देखिए अगर मैं इस A वाले बॉन्ड से ब्रेक करता हूं यूजिंग द ड्रास्टिक कंडीशंस तो मुझे मिलेगा CH3 CH2 COOH प्लस इस वाले CH3 का क्या मिल जाएगा? फॉर्मिक एसिड। और मैंने आपसे कहा है कि फॉर्मिक एसिड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देते हैं। ये किसके साथ है?
जब आपने ए का क्लीवेज किया, राइट। और जब आप यही काम बी के क्लीवेज के लिए करोगे, मान लो मैं इस बी वाले बॉन्ड को क्लीव करता हूं यूजिंग द फॉलोइंग कंडीशंस, इट विल गिव यू एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आपको ऑब्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं, एक ये और एक, क्योंकि ये वाला बेसिक एसिड बन जाएगा। नाउ द थिंग इज कि हाउ कैन वी डिसाइड, हाउ वी विल डिसाइड कि भाई ए इज मेजर और द प्रोडक्ट बी इज मेजर। एट दैट टाइम अपन लोग पॉपअप्स को याद करते हैं और पॉपअप्स रूल लगाते हैं और उससे अपन लोग मेजर एंड माइनर डिसाइड करते हैं। तो पॉपअप्स रूल क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन है भाई ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ unsymmetrical ketone, ठीक है, the bond will cleave from that side where carbon are less, या यू कहूं द बॉन्ड विल क्लीव, ऐसे लिखो, द बॉन्ड विल क्लीव फ्रॉम कौन सी बॉन्ड, कार्बोनिल बॉन्ड, ठीक है ना, बॉन्ड विल क्लीव कौन सी बॉन्ड, द कार्बोनिल बॉन्ड। कार्बोनिल बॉन्ड उस जगह से क्लीव होने वाली है जहां से नंबर ऑफ कार्बन कम पड़ रहे हैं। अब जिस जगह पे नंबर ऑफ कार्बन कम है उसके साइड कार्बोनिल ग्रुप साइड जाएगा, या इसको और करके लिख लो कि कार्बोनिल ग्रुप will goes to that side where side members are less in carbon, where side carbons are less, जिसके पास साइड में कार्बन कम है, कार्बोनिल ग्रुप के जिस साइड कार्बन कम है तो कार्बोनिल उसके साथ चला जाएगा। कहने का क्या दो सेंस है, सेंस दोस्त ये है कि जो अपन लोग पॉपअप्स पढ़ रहे हैं, अब आप थोड़ा ध्यान से लॉजिकली देखना कि इसके अराउंड, इस कार्बन अराउंड यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो पॉपअप्स बोलते हैं हिंदी भाषा में कि आपको बॉन्ड वहाँ से ब्रेक करनी है, उस कार्बोनिल ग्रुप उसके साथ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। तो मतलब आप ना हमेशा इस बॉन्ड को क्लीव करोगे, ना कि इस बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप उसके साथ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो इसका जो सही आंसर आएगा आफ्टर द क्लीवेज, आफ्टर द ड्रास्टिक टर्म्स एंड कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमेशा आंसर देगा आपको कुछ ऐसा, दैट इज फॉर्मिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड। आपको 2 डिफरेंट एसिटिक एसिड के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आप हमेशा बॉन्ड यहाँ से क्लीव कराइएगा। मतलब इसको मैंने उस टाइम ए माना था, उसको बी माना था, तो ए वाला जो हमने ए वाला क्लीव किया था ये सही क्लीवेज नहीं माना जाएगा, एंड राइट क्लीवेज क्या होगा मेरा, ये होगा, एंड दिस रूल इज नोन एज पॉपअप्स रूल, ठीक है। तो पहली बात तो कीटोन तो ऑक्सीडाइज नहीं होते नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे, और अगर ड्रास्टिक कंडीशंस पे होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे डिसाइड होते हैं कि पॉपअप्स रूल डिसाइड करता है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल ग्रुप उसके साथ जाएगा जिसके साथ नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, राइट। कार्बोनिल ग्रुप उसके साथ जाएगा जिसके साथ नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, टच कर पा रहे होगी मेरी बात को कि मैं क्या चाह रहा हूं। थोड़ा सा क्वेश्चंस का 1-2 लेवल और बढ़ाते हैं और एक एक्सेप्शनल केस मैं आपको बताता हूं। पहले 1-2 क्वेश्चन और करा दूं। पॉपअप्स का एक्सेप्शनल केस है वो, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे है,
और मैंने यहाँ कुछ ऐसे कर दिया, यहाँ कुछ ऐसे कर दिया, और मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कुछ ड्रास्टिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और आपको उसको फॉलो करना है। दिमाग क्या लगाना है आपने, पॉपअप रूल को फॉलो करना है और यील्ड बतानी है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ है, यहाँ पे है, इसके एक तरफ एक CH3 है और इसके दूसरी तरफ पूरा ग्रुप लगा हुआ है। ये बॉन्ड ए मान लेते हैं, ये बॉन्ड बी मान लेते हैं। शायद कोई डाउट नहीं बचा होगा, आप हमेशा बी वाली बॉन्ड को क्लीव करोगे, राइट। बट इसके पास दोस्त यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, याद रखिएगा। तो ये वाला बॉन्ड ना इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए इसका एक वाला पार्ट कीटोन देगा और दूसरा वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। बहुत बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। देखिए ये ऐसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, प्लस इस वाले के साथ तो COH और CH3 निकल जाएंगे, दोनों ही प्रोडक्ट आपके बनेंगे। यहाँ पे इस बार कीटोन क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे H एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं लगा होता तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, जो हम पीछे सीख के आए है ना भाई। ये इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन था कि आपके माइंड में क्या होता है। नॉर्मली लोगों के माइंड में होता है कि वो पॉपअप्स जब लगाते हैं तो उनको हमेशा एग्जाम पूछता है क्या हमेशा 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। आंसर इज नहीं, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉपअप्स लगाते टाइम लोगों के दिमाग में होता है, सर ने सिखाया है कीटोन ऑक्सीडाइज करता है तो चलो ऑक्सीडाइज करा देते हैं, और हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं 2। ये मत करना ये काम, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस जगह से और कैसी क्लीवेज हो रही है, ठीक है। आपके सामने इसका जवाब है, एक आपको कीटोन मिल रहा है और एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है ना। अब आगे चल के इसकी चेन क्लीवेज होती है। क्या होगा अगर मैं पॉपअप्स एक्सेस में लेता चला जाऊंगा तो ये बॉन्ड को क्लीव करता चला जाऊंगा। मैं अभी इसी क्वेश्चन को दिखाता हूं। अगर ये सवाल फिर से ऐसे दे दिया जाता आपको, और यहाँ पे KMnO4 H+ बहुत एक्सेस में लिखा होता, बहुत एक्सेस में लिखा होता, ठीक है। तो देखिए क्या होता फिर, नंबर ऑफ ईल्ड्स डिफरेंट डिफरेंट आना शुरू होते हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। बहुत हाई, बहुत मतलब हाई भी नहीं, बहुत हाई। आपने इस बॉन्ड को क्लीव करना है। नंबरिंग कर लेते हैं दोस्त, पहले 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हम पहले 2 और 3 वाली बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो 6 वाले के साथ क्या होगा, ये 6, 5, 4 इधर, 5 4 के साथ ये 3, ये इधर डबल बॉन्ड O प्लस CH3COH आएगा, ठीक। लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन दी है। अब फिर से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, देखना कैसे चेन छोटी होती चली जाएगी। फिर से आप 2 और 3 वाली बॉन्ड को ब्रेक करोगे, फॉलोड बाय पॉप ऑफ, तो आपको क्या मिलेगा, 5 4 3 डबल बॉन्ड O प्लस अगेन एसिटिक एसिड। रुकना मत जब तक आप बॉन्ड तोड़ नहीं पाते हो। फिर 1, फिर 2, फिर 3 बॉन्ड क्लीव किया, और फाइनली जब आपने बॉन्ड क्लीव किया, मैं यही बना दे रहा हूँ, तो मुझे मिला एक COH, है ना, प्लस दूसरा भी COH CH3 के साथ। तो मुझे फाइनली अगर इसके यील्ड चाहिए तो 2 मोलर एसिटिक एसिड मिले, लेकिन तब जब हमने कंटिन्यूस पफ लगाते चले गए। बट ये तब तक मत करना जब तक एक्सेस में मेंशन ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। वैसे एग्जाम में ऐसे नहीं आता, बट मैं आपको एक सिचुएशन के सामने रखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेरी बात आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं। इसके अलावा एक ड्रॉबैक ऑफ पॉपअप्स देख लो, या ड्रॉबैक बोलो या एक्सेप्शनल केस नाम देते हैं यार इसको। एक्सेप्शनल ऑफ पॉपअप्स,
क्या कहने का सेंस है एक्सेप्शनल, कि अगर मान लो दोस्त थोड़ी देर के लिए मैंने ये सिचुएशन ले ली, अब क्या करोगे? अब अगर तुमने ड्रास्टिक कंडीशंस ले ली, वही KMnO4 H+, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अब क्या करो? अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना बॉन्ड को क्लीव करने का। अब आप इस साइड से मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, अभी तक आप क्या कर रहे थे? 2 और 3 वाले के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, लेकिन इस बार दोस्त एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों जगह मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मजबूरी आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे। देखो अभी तक हम 2, 3 इसलिए ब्रेक कर पा रहे थे कि 3 पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हुआ करता था, एटलीस्ट एक, 2 होंगे तो अच्छी बात है ना, दोनों होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होता है तो कीटोन, लेकिन अब तो एक भी नहीं है, तो इसको कह सकते हो कि दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ पॉपऑफ्स, है ना। तो जब आपके सामने ये सिचुएशन आएगी तो आप मजबूर हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप 2 और 3 वाले को बॉन्ड को ही नहीं ब्रेक करोगे, और जब आप यार 1 वाले को ब्रेक करोगे, 1 और 2 वाले को, तो इट्स गिव यू फॉर्मिक एसिड प्लस दिस फलाना, एंड दोस्त फॉर्मिक एसिड फर्दर जो है क्या बना देगा? पानी प्लस CO2 गैस उड़ते हुए नजर आएगी, राइट। तो दिस इज नथिंग, दिस इज द एक्सेप्शनल केस इन केस ऑफ पॉपऑफ्स। तो पता होना चाहिए दोस्त, ज़्यादा अच्छा है, आपको सीखने को मिलेगा, है ना। यही चीज़ अगर मैं थोड़ा एरोमेटिक के लिए कर दूं, यही चीज़ अगर मैं थोड़ा एरोमेटिक के लिए कर दूं, फिर क्या करूंगा? एरोमेटिक बोल रहा हूँ, साइक्लिक के लिए, चलो एरोमेटिक के लिए बाद में। ये कीटोन ले लेता हूँ, यहाँ पे KMnO4 H+, हीट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और प्रोडक्ट सोचता हूँ। अगेन सेम, कुछ है नहीं अपने पास टेंशन लेने के लिए, तो पॉप ऑफ लगाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये बॉन्ड तोड़ा, तो एक 1 के साथ COOH आएगा, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, एक 2 के साथ आएगा COH। बाकी आपको वो परेशान करेगा, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन लगा देगा, तो कर लेना, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ से तो प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट खूब सारे बनाए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आगे कंडीशंस दी क्या हैं। बट मेरे कहने का बस सेंस ये है कि ऐसे केसेस में घबराना मत, कीटोन को KMnO4 H+ देख के परेशान मत होना, ये क्या कर रहा है, तो फॉलोड बाय पॉपऑफ से अटैक कर रहा है। यहाँ पर तो वैसे पॉपऑफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन है। बट अगर ये ऐसी सिचुएशन रखेंगे, अब आप पॉपऑफ्स लगाना चाहोगे, देख पा रहे हो, C डबल बॉन्ड C, नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। वहां पे क्या करते थे? उस साइड से ब्रेक करते थे जहां पे नंबर ऑफ उसके साथ कम होते थे। तो देखो यहाँ पे 6 वाले के साथ एक मिथाइल लगा है, यहाँ के साथ कुछ नहीं लगा है, तो कार्बन किसके साथ जाएगा? 2 वाले के साथ जाएगा, है ना, 1 और 2 वाले के साथ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, COH 1 वाला, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और 6 पे लगा मिथाइल, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। बहुत सिंपल था, 1, 2, दिस इज और 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आपने जब ब्रेक किया तो एक आपको कीटोन टाइप मिल गया और एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप मिल गया, राइट, एंड दिस इज नोन एज पॉपऑफ्स फॉर साइक्लिक कीटोन्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद वो फर्दर आपको परेशान करना चाहे, जैसे मैं आपको परेशान करके देता हूँ, देखो ये A दे देता हूँ, इसके बाद इसमें आप LiAlH4 डाल दो, प्रोडक्ट B बना दो, है ना। और प्रोडक्ट B बनाने के बाद
बस उसका प्रोडक्ट भी बनाओ। और इवन ए में एक बार आप NaBH4 लो और प्रोडक्ट सी बनाओ, और सी में फिर से H+ डालो तो प्रोडक्ट डी बनाओ, और आइडेंटिफाई करो ABCD। ठीक है, बुद्धि लगाना है, दिमाग लगाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं तो करूँगा ही करूँगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखो कि क्या ये सवाल सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। पहले में पॉपअप्स लगाओ, फिर आपको LiLH4 और NaBH4 के बीच में डिफरेंस तो पता ही है। LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और NaBH4 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कहोगे तो मैं लिख दूं NaBH4 इथेनॉल और LiLH4 इथर, ये समझ जाओ मैंने क्यों लिखा होगा। ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई माय डियर, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने पॉपअप्स के लगाते हुए। आइए, अगर मैं इस क्वेश्चन को टैकल करूं तो मैं पहले तो देखो पॉपअप्स लगाऊंगा KMNO4 को फॉलो करते हुए। यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मैं बॉन्ड कहाँ से क्लिक करूँगा? 1 और 2 से क्लिक करूँगा। मुझे मिल जाएगा COH 1 वाले पे, ये 6 वाला, ये 5 वाला, ये 4, ये 3, ये 2 और 1 1। आप देख रहे हो कभी भी मैं बिना नंबरिंग के काम नहीं करता हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट है आप हमेशा नंबरिंग के साथ चला करो, कभी रॉन्ग नहीं होता क्वेश्चन से, पता है दोस्तों। हाँ, अब आगे क्या दे रखा है? ये मेरा ए हो गया। ए में इसने डाल रखा है LiLH4। तो दोस्त एक बात देखो, ये आपका क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका क्या कीटोन। LiLH4 तो किसी को नहीं बख्शेगा, मतलब ये भी खा जाएगा और ये भी खा जाएगा। तो जब 1 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये बन जाएगा 1 CH2H, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, और 2 में यहाँ आ जाएगा OH, मतलब कीटोन को खाई जाएगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को खा गया तो कीटोन की क्या औकात थी? नथिंग, कोई औकात नहीं थी, है ना। ये हमारा क्या बना? बी बना, राइट। लेकिन उसने एक NaBH4 भी दिया है। चलो, अगर यही सवाल NaBH4 के साथ किया जाता और यहाँ पे ETOH डाल रखा है, तो दोस्त क्या ये बनेगा? देखो NaBH4 तुम्हें पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और ये कीटोन को डिस्टर्ब करके 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। मतलब COH 1, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और यहाँ आ जाएगा OH। ये हमारा कुछ टाइप C बन गया, और C में H+ लगा रहा है। आओ ट्राई करके देखते हैं भाई। हाँ, समझ चुके हो, समझ चुके हो। COH, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, है ना, ये 2 पे OH, और यहाँ कर देते हैं 1, राइट ना, यही तो थे ना। ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2। अब देखो जब इसमें H+ डालोगे तो यार आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अल्कोहल भी है, एस्टरिफिकेशन होने की चांसेस पूरी हैं, है ना। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये इधर साइक्लिक रिंग क्लोज हो जानी है, तो ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला O 2 नंबर वाला, ठीक है, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, और ये 2 के साथ लगा हुआ कुछ ऐसा, और यहाँ पे ये, ठीक है, कुछ आपको एस्टर टाइप नज़र आने वाला है, वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन में मान के चल रहा हूँ कि आपको नॉलेज होगी। तो अल्टीमेटली देखिए क्वेश्चन तो एक से बनता नहीं, क्वेश्चन तो मैंने आपसे क्या कहा था कि बहुत सीधे मिल के क्वेश्चन तैयार करती हैं, ठीक है। तो हमने ओवरऑल ये देखा कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कीटोन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैसे अपन लोग पॉपअप रूल का फ़ायदा उठाते हैं और उससे
कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उससे अपन लोग मेजर और माइनर प्रोडक्ट के यील्ड की सोचते हैं, राइट। अब मैं आपको कुछ टेस्ट करा देता हूं। जैसे अब जो हमको पढ़ना है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग को टॉलरेंस टेस्ट पढ़ना है, फेलिंग टेस्ट पढ़ना है, बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ना है एंड आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे अपन लोग टेस्ट। पहला अपन लोग शुरू कर रहे हैं टॉलरेंस टेस्ट। इसकी कुछ थ्योरी है, मैं आपको थ्योरी को पीपीटी फॉर्म में समझा दूंगा, फिर उसको आराम से अपन लोग बिंदास होकर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है वो। ठीक है, चलिए देखिए, टॉलरेंस टेस्ट एक टाइप का टेस्ट है जिसमें हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है वो टेस्ट। बट उसके लिए ना कुछ लैब में अपन लोग उसकी प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने प्रिपरेशन करने के लिए यूज़ किया हुआ है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं और उस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जैसे सबसे तरीका क्या है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, ठीक है, उसको आप सिल्वर नाइट्रेट में रिएक्ट कराते हो। कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे जैसे 0.1 मोलैरिटी ले रखा है, आप यूज़ करते हो। ठीक है, ये जो यहाँ पे OH माइनस होता है, ये जो OH माइनस दिख रहा है आपको, ये इस सिल्वर के अंदर आप कन्वर्ट कर देता है इसको सिल्वर ऑक्साइड में, Ag2O में। ठीक है, और ये अपने आप में एक ब्राउन टाइप का सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, नीचे पीपीटी फॉर्म में बैठ जाता है और NaNO3 और पानी बाय प्रोडक्ट में बाहर निकलते हैं। ये पहले स्टेप में, तो पहले स्टेप में हमने AgNO3 लेना था, उसको NaOH में डालना था, Ag2O बनना है प्लस बाय प्रोडक्ट। अब ये जो फर्दर मेरा ये Ag2O बना है, तो आप क्या करते हो, देखो साफ साफ लिखा है, इन द नेक्स्ट स्टेप सफिशिएंट एक्वस अमोनिया इज एडेड टू द डिजॉल्व ब्राउन सिल्वर ऑक्साइड। ये जो हमारा ब्राउन सिल्वर ऑक्साइड था, ये अपने आप को में अपन लोग क्या करते हैं, इसमें से एक अमोनिया गैस पास कराते हैं। ये जो पूरा सोल्यूशन था Ag2O का, NaNO2 NaNO3 का और पानी का, इसमें आप अमोनिया पास कराते हो, और जब ये अमोनिया पास कराते हो तो एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, दैट इज AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और NO3 माइनस। इसी कॉम्प्लेक्स को अपन लोग टॉलरेंस रिएजेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोल रहा हूं, इसी कॉम्प्लेक्स को अपन लोग टॉलरेंस रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले तो लैब में आपको टॉलरेंस रिएजेंट प्रिपेयर करना होगा। हमारा काम क्या है, हमारा काम इसका यूज लेना है एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम टॉलरेंस एजेंट क्यों पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन मेरे हाथ में दोनों डिब्बे में हो, एक हाथ में एल्डिहाइड का सॉल्यूशन हो और एक हाथ में मेरे कीटोन का सॉल्यूशन हो, तो मैं लैब में इनको कैसे डिस्टिंग्विश करूं कि हाँ भैया ये मेरा एल्डिहाइड है और ये डिब्बे में रखा मेरा कीटोन है। तो ये थोड़ा लैब टेक्नीशियन है, लैब तरीके होते हैं, लैब में अपन लोग ऐसे ही करते हैं कि कैसे एल्डिहाइड को डिटेक्ट करते हैं और कैसे कीटोन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के काम आता है ये। अब आप समझोगे आगे चल के रिएक्शंस में कि कैसे ये एल्डिहाइड के काम आ रहा है और कैसे कीटोन के काम आ रहा है। बट आपको दोनों स्टेप माइंड में होने चाहिए। पहले स्टेप में अपन लोग ने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, ठीक है, उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, शेक किया, मिक्स किया, हल्का सा हीट करते हैं। ठीक है, अपने आप एक सोल्यूशन कुछ देर बाद हीट करने के बाद नीचे बैठ जाती है, वो पीपीटी ब्राउन कलर की होती है सिल्वर ऑक्साइड की, प्लस उसके अंदर मिक्सड होता है NaNO3 सॉरी और पानी। तो साथ साथ बोलिए, सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसमें आपने फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, हल्का सा शेक किया, उसको छोड़ दिया, कुछ देर बाद पीपीटी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी ब्राउन कलर की। ठीक है, ओके,
ये जो ब्राउन पीपीटी नजर आएगी ये हमारी किसकी है, सिल्वर ऑक्साइड की। यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद इसके सॉल्यूशन में हमने अमोनिया पास की और आपके हाथ में जो सॉल्यूशन आया वो टॉलेंस रिएजेंट आया। दोस्तों लैब में आप मेरे ख्याल से जाओगे नहीं, और जाओगे तो मेरा उम्मीद है कि जब हम 12th में थे तो हम लोग को टॉलेंस रिएजेंट बनाया हुआ मिलता था। अब क्या सिनेरियो है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टीचर्स हमको टॉलेंस रिएजेंट बनाया हुआ देते थे। वो एक तरफ से एल्डिहाइड दे देते थे और एक तरफ से कीटोन दे देते थे और बोलते थे डिस्टिंग्विश करो, ठीक है। तो आपको हो सकता है लैब में टॉलेंस रिएजेंट दिया हो और हो सकता है कि प्रिपरेशन करना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं आता, वो वहाँ शुरू करता है, ठीक है, AgNO3 शुरू करता है, ठीक है। चलिए तो इस कॉम्प्लेक्स को याद रखेंगे क्या, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस ये कॉम्प्लेक्स आपको टॉलेंस रिएजेंट का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को लेना है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस, इसी को अपन को एक बार एल्डिहाइड से रिएक्ट करा के चेक करना है और एक बार अपन को कीटोन के रिएक्ट से करा के चेक करना है। ये बात तो फैक्ट है दोस्त कि एल्डिहाइड में जो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है CO और ये जो H है, ये जो CH की क्लीवेज है ये वीक क्लीवेज है, बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कीटोन की बात करता हूँ तो इसके अंदर CC बॉन्ड आएगा और CC बॉन्ड को ईजिली क्लीवेज नहीं किया जा सकता। तो आप समझ तो चुके होंगे कि अगर मेरे एक डिब्बे में एल्डिहाइड रखा है, एक डिब्बे में कीटोन रखा है और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड मतलब वीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कौन से बॉन्ड को इजीली तोड़ेंगे, आंसर इस एल्डिहाइड की बॉन्ड को इजीली तोड़ सकते हैं और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। बट ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करा पाते हैं क्योंकि जो CC की बॉन्ड है वो बॉन्ड थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानी जाती है, स्लाइटली सही लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, ओके। तो इसकी रिएक्शन मैंने लिखी नहीं है, इसकी रिएक्शन बता देता हूँ। आप AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस लेते हो प्लस OH माइनस, बैलेंसिंग आप करते रहना, और आप इसमें क्या करते हो, एल्डिहाइड डालते हो। और होता क्या है दोस्त, ये जो एल्डिहाइड है ना ये आपको ऑक्सीडाइज करते हुए नजर आएगा क्योंकि हम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ रहे हैं, है ना। प्लस नीचे जो है सिल्वर बैठ जाएगी, प्लस अमोनिया गैस उड़ने लगेगी। ये जो नीचे सिल्वर बैठी है ना ये सिल्वर पॉलिश टाइप है, किरकिरी सिल्वर नहीं होती जैसे, ये असली सिल्वर नहीं भाई, ठीक है, सिल्वर पॉलिश टाइप सिल्वर है, ठीक है। आपके टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे सिल्वर जमने लगेगा और थोड़ा सा अगर तुम इसको स्मेल करोगे हल्का सा तो तुम्हें अमोनिया की सफोकेटिंग गंदी सड़ी हुई स्मेल आना शुरू हो जाएगी, समझ जाओगे कि हाँ भाई ये हुआ है, ठीक है। लेकिन यही चीज जब तुम कीटोन के लिए करोगे ना, यही चीज जब तुम कीटोन के लिए करोगे कि कीटोन का सॉल्यूशन लोगे और इसमें आप AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस डालोगे तो कीटोन के साथ नो रिएक्शन होगा। अब चूंकि कीटोन के साथ नो रिएक्शन होगा इसलिए हमारे डिब्बे में अगर मान लो एक टेस्ट ट्यूब में मैंने एल्डिहाइड लिया है, एक में मैंने कीटोन लिया है, ठीक है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा सा टिल्ट करके यहाँ से अपन लोग इस टॉलेंस रिएजेंट को डालते हैं। तो यहाँ पे कुछ देर बाद ऐसे ऐसे शेक करेंगे, अगर आपको सिल्वर बनते हुए नज़र आएगी और अमोनिया की स्मेल मिलते हुए नज़र आएगी, ठीक है, थोड़ा पास से सूंघना आपको बहुत हल्की सी स्मेल मिलती है, ठीक है, बट ठीक है अच्छा लगेगा आपको अमोनिया की स्मेल सूंघ के, तभी एहसास होगा कि अमोनिया की स्मेल कैसी होती है, ठीक है। मैं आपको राइज करा रहा हूँ, अमोनिया की स्मेल कभी वो इंडियन टॉयलेट्स में गए हो जहाँ पे रेलवे में टॉयलेट्स होते हैं, मतलब नहीं बोलना चाहिए पहले, अब होते हैं कि नहीं मुझे पता, पहले क्या है जब इंडियन रेलवे में जाओगे तो वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है, एक जगह ना हमारी यूरिन जो है वो जम जाती है, रुक जाती है, कोई नाली तो होती नहीं है, तो वहाँ पे जो स्मेल आती है वैसी स्मेल कुछ आपको अमोनिया में मिलेगी। अब आप समझ चुके होगे कितनी गंदी स्मेल होती है, ठीक है, बहुत अजब सी सफोकेटिंग स्मेल होती है, नाक वाक थोड़ा यहाँ लगता है, इसलिए थोड़ा सा इसको केयरफुल करिएगा। और कुछ देर बाद आपको बहुत अच्छा सा नीचे वाइट सिल्वर बनते हुए नजर आएगा, समझ जाओगे कि हाँ यार
हमारा एल्डिहाइड ये है और कीटोन पास नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इवन याद रखिएगा भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड के भी ये काम आ जाता है। मतलब अगर आपके सामने एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, और इसमें अगर आप इसको यूज करते हो तो ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नीचे सिल्वर बैठ जाएगी, ठीक है, और अमोनिया निकलेगी। मतलब इवन एल्डिहाइड के लिए भी आपको मिल जाएगा। इवन कौन सा एल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की स्मेल एलमंड टाइप होती है, जैसे एलमंड नहीं होता, एलमंड का तेल सड़ा हुआ, लेकिन ऐसे नहीं ताज़ा तेल तो आपको अच्छी खुशबू देगा। जब एलमंड समझ लो सड़ जाए एकदम है ना। ये सब चीज़ देखो यार दोस्त, लैब की हैं तो तुम्हें लैब में तुम ज़्यादा फील करोगे इसको। हम लोग तो सूंघ के पहचान देते हैं अभी क्या पड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कलर्स पे, मैं आपको कलर सिखाऊंगा कैसे याद करते हैं, किस कलर की क्या ट्रिक होती है। बट आपको इसके लिए मुझे लाइव क्लास में कनेक्ट होना पड़ेगा। लाइव क्लास में मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो लैब का ही पूरा खेल है। उसमें आपको बताऊंगा कि मैं किस कलर को कैसे पहचाना जाता है, किसका कौन सा कलर होता है, ठीक है, जो मैंने सीख पाया हूँ, ठीक है। उसकी मेरे पास एक पूरी सी अच्छी सी मैंने तैयारी कर रखी है कि कैसे कैसे आपको कलर्स याद कराने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप क्लास में उसको आएंगे। मेरी रात में लगभग रोज़ 9 बजे क्लास होती है, उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था बेंजल्डिहाइड की स्मेल, बेंजल्डिहाइड एलमंड, सड़ा हुआ एलमंड ऑयल टाइप स्मेल होता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज द वे टू डिस्टिंग्विश कि हाँ भाई बेंजल्डिहाइड है। लेकिन देखो एग्जाम में क्या है, एग्जामिनर बोलेगा प्रूव करो कि ये बेंजल्डिहाइड ही है, तो बैठ को सूंघाओगे थोड़ी ना कि भाई सुले सूंघ ले, तुझे दिख पता नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस टॉलेंस टेस्ट में डालना पड़ेगा। टॉलेंस टेस्ट में अगर प्रोडक्ट बन जाता है तो भैया हाँ बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। सिर्फ एक तरीके नहीं है दोस्त, तरीके तो केमिस्ट्री में बहुत सारे होते हैं प्रिपरेशन करने के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हमने टॉलेंस रिएक्शन देखा, अब हम लोग फेलेंस की तरफ जाते हैं। फेलिंग थोड़ा सा टॉलेंस से अलग है, क्या डिफरेंस है अभी आपको समझाता हूँ। हाँ सॉरी फेलिंग, फेलिंग दो तरह के होते हैं, इसके अंदर आप नाम पढ़ोगे आगे जाके। एक होता है फेलिंग ए, ठीक है, और एक होगा फेलिंग बी, नाम दिया जाता है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। फेलिंग एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, देखो लिखा होगा, थोड़ा इसको आराम से अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसकी कुछ तरीके हैं, पहले हमको उसको प्रिपेयर करना होता है और फिर अपन लोग उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उसका तरीका क्या है, फेलिंग सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द टू सेपरेट सोल्यूशन। मैंने आपसे कहा था ना, दो डिफरेंट सेपरेट सोल्यूशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं इसको, जिसमें एक होता है फेलिंग ए, ठीक है, जो कि एक डीप ब्लू कलर का एक्वा सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का सोल्यूशन होता है, ए हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। और फेलिंग बी एक कलरलेस सोल्यूशन होता है, किसका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। आपने कभी टार्ट्रिक एसिड का नाम सुना हो तो ये वहां से आता है। मैं इसका डायग्राम बना दूं क्या, ये ऐसा होता है बी, है ना। टार्ट्रिक एसिड इसी को बुलाते हैं। तो टार्ट्रिक एसिड का टार्ट्रेट आयन होता है, उसमें एक चार्ज सोडियम से पूरा होता है, एक चार्ज पोटेशियम से पूरा होता है। तो इसी को अपन लोग फेलिंग्स बी सोल्यूशन बुलाते हैं, और इसका एक बहुत फेमस नाम है रॉचेल सॉल्ट। तो हमने क्या करना है, दो सोल्यूशन लेने हैं, एक फेलिंग ए और एक फेलिंग बी। याद रखोगे, फेलिंग ए हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जबकि फेलिंग बी हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सोल्यूशन है, ठीक है। इनको अपन लोग मिक्स करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। मिक्स करने के बाद इसको अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक सोल्यूशन निकलता है, वो होता है कॉपर आयन का कॉम्प्लेक्स निकलता है, ठीक है। देखो लिखा है, दीज टू सोल्यूशन स्टेबल सेपरेटली एंड कंबाइन व्हेन नीडेड फॉर द टेस्ट। जब जरूरत पड़ती है तभी आप लोग यूज करते हो, ऐसे आपको हमेशा डिब्बे में पड़ा नहीं रहता है,
ठीक है, जैसे मैं आपको क्या बता रहा था, टॉलिन्स ना अपन लोग बना के रख लेते हैं। जैसे आप लोग लैब में हो तो आप लोग छोटे हो तो आप लोग को लैब में डायरेक्ट टॉलिन मिलता है, लेकिन फेलिंग जो है वो मिलता नहीं है, वो हम लोग की टीचर पहले बनाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अपने आप में स्टेबल है, और ये टार्टरिक एसिड टार्टरेट जो है रोचेल सॉल्ट ये अपने आप में स्टेबल है, तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमेशा मिक्स करके बनाया पड़े रहें। इसके पीछे कारण है, एक्चुअली इनके पीछे कारण ये है कि जो इनका सोल्यूशन बनता है ना वो स्टेबल नहीं होता है। अभी देखो दिखाते हैं, तो देखो साफ साफ लिखा है, दीज टू सोल्यूशन आर स्टेबल सेपरेटली, ठीक है, स्टेबल सेपरेटली एंड आर कंबाइंड व्हेन नीडेड फॉर द टेस्ट, बिकॉज जो इनका सोल्यूशन में बनता है वो बनता है कॉपर सेकेंड, क्या बनता है, कॉपर 2+ बनता है, ठीक है, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन विच इज नॉट स्टेबल। मतलब एक अजब ही बात हो गई कि पहले ये स्टेबल थे लेकिन मिक्सचर होने के बाद स्टेबल नहीं है। तो अच्छी बात है हमारे लिए, अच्छी बात क्या है, क्योंकि स्टेबल नहीं है तो ये रिएक्टिव होगा, फिर हम इसका रिएक्शन में फ़ायदा उठाएंगे, ये हमारे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करेगा, लेकिन माइल्ड यार, है ना, माइल्ड ऑक्सीड काम करेगा। तो देखो द एक्टिव रिएजेंट इज बाईसल्फाइड कॉम्प्लेक्स, इसमें दो चीज़ होती है, दो होता है, एक एक्टिव रिएजेंट जो आपको मिलता है, ठीक है, Cu2+ का बाई टार्ट्रेट का सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, जो कि कैसा काम करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक लीगेंट भी होता है इसके अंदर, द टार्ट्रेट टेट्रा एनायन सर्व एज अ बाइडेंटेड ऑक्साइड लीगेंट्स, इतना आपके लिए वो जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग बी क्या होता है, तो फेलिंग ए हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है डीप ब्लू कलर का, फेलिंग बी हमारा कलरलेस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, जो कि टार्टरिक एसिड से आता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन हम लोग कभी भी बना के नहीं रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती तभी बनाते हैं। जब हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं तो सॉल्यूशन बनाने के बाद अपन लोग को कॉपर 2+ आयन मिलता है, और कॉपर 2+ आयन एक अनस्टेबल कॉम्बिनेशन होता है। अनस्टेबल होने का फ़ायदा हमको मिलता है कि वो एज अ रिएक्टिव काम करता है, ठीक है, तो एक एक्टिव रिएजेंट की तरह काम करता है, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि हमको ज़रूरत में काम आता है। तो आप क्या कर रहे हो, इसको ले रहे हो, इसको ले रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो यहाँ से कॉपर मिलता है। ये कॉपर आयन अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, पहले बता दे रहा हूँ, प्योर कॉपर आयन नहीं मिलेगा। हाँ, हम लोग कॉपी पेन में लिख देते हैं, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन मिलता हमको अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अरे कुछ नहीं है यार, ये जो एनायन दिख रहे हैं ना, ये इसके साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं, तभी तो बाइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। देखो लिखा है ना भाई, ये बाइडेंटेड ऑक्साइड लिगेंड्स, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड तो आगे चल के बन जाएंगे, है ना। यहाँ मैंने कुछ रिएक्शंस भी दे रखी है, चलो भला हो देश का, है ना। अच्छा, मैंने रिएक्शन सीधे वो दे रखी है कि कॉपर आयन आपको मिल गया, है ना। अब ये हमारा कॉपर आयन एक अनस्टेबल या यूं कहूं एक्टिव रिएजेंट होता है, और चूंकि ये अनस्टेबल और एक्टिव रिएजेंट होने की वजह से इसका अपन लोग फायदा उठाते हैं। फायदा कैसे उठाते हैं, आई एम सॉरी, 10 मिनट। सॉरी, हाँ, फायदा कैसे उठाते हैं, तो देखो जो हमारा कॉपर 2+ का सोल्यूशन बना था ना, उसको अपन लोग एक बार एल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें बेस तो पड़ा ही होता है KOH, तो ये पार्ट ऑक्सीडाइज होता है, और एक मजे की चीज तुम्हें ये कॉपर ऑक्साइड की रेडिश ब्राउन PPT मिल जाती है, और ये प्रूव हो जाता है कि भैया एल्डिहाइड जो है ये इससे रिएक्ट करने के लिए रेडी है या राजी है, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अलावा देखो, ये यहाँ पे कभी कभी ऐसे लिखता है, कभी कभी अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है, अरे वही टाइट्रेट वाला आयन है ना, ये बाइडेंटेड लिगेंड का काम करता है, तो ये वही चीज़ है, ऑक्सीडाइज कर रहा है कॉपर, देखो Cu2 का रेडिश ब्राउन प्रोटीन मिल रही है। तो तुम ऊपर वाली याद करो, तुम्हारे लिए नीचे वाली याद करने की जरूरत भी नहीं है, तुम ऊपर वाली याद रखोगे RCHO है,
एनसीईआरटी में देखो ये दी हुई है, एग्जाम में भी तुम्हारी यही काम आनी है। मेन तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए कि तुम्हारे डिब्बे में अगर एल्डिहाइड पड़ा है तो ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट अगर तुम्हारे डिब्बे में कीटोन पड़ा होगा और तुमने इसको Cu2+ में डाला यूजिंग द बेस, तो यहां पे आएगी नो रिएक्शन। इवन मजे की बात बताऊं, अगर तुमने बेंजल्डिहाइड ले लिया और इसमें तुमने Cu2+ और OH- डाला, तब भी तुम्हें नो रिएक्शन मिलेगी। मतलब टॉलिंस टेस्ट भी और फेलिंग टेस्ट भी दोनों ही कीटोन के लिए नहीं बने हैं। क्या बोला मैंने? टॉलिंस टेस्ट से भी कीटोन पास नहीं हो रहा था, फेलिंग टेस्ट से भी कीटोन पास नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों ही माइल्ड हैं। तब से तो मैं बोल रहा हूं यही बात दोस्त कि ये माइल्ड हैं, इसलिए उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि अगर मुझे, हाँ देखो, अगर मुझे देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, फेलिंग सोल्यूशन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन इन फंक्शनल ग्रुप फलाना ढिमकाना। ठीक है, देख लिखा है एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिविंग द पॉजिटिव रिजल्ट बट द कीटोन डू नॉट, अनलेस एक लाइन लिखी नालायकों ने, अनलेस दे आर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ये क्या होता है तो अभी हम बात करेंगे, अभी एग्जांपल देते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का। ये है बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको अगर तुम ऑक्सीडाइज करना चाहोगे तो ये तुम्हें ऑक्सीडाइज कर जाएगा। असल में होता बताएं क्या है, ये ना पहले ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद इसको अपन लोग यूज में ले लेते हैं। तो याद रखना, नॉर्मल कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं करते, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऐसा कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा था, अगर तुम्हें एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना हो तो भैया टॉलिंस रिएजेंट से तो ये भी पास हो जाना है, ये भी पास हो जाना है, लेकिन फेलिंग रिएजेंट से ये पास होना है और ये पास नहीं होना है। तो अपन लोग फेलिंग सॉल्यूशन को फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करने में मदद करवाते हैं। अगर मेरे पास एक एलिफेटिक एल्डिहाइड का डिब्बा है, एक एरोमेटिक का डिब्बा है, दोनों के सॉल्यूशन को चेक करना है तो टॉलिंस मत कर देना। टॉलिंस में दोनों की रिंग आ जाएगी, सिल्वर बनने लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने इसको फेलिंग में किया तो एक तुम्हारा रेडिश ब्राउन की पीपीटी देगा और दूसरा नहीं देगा। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है, श्योर शॉट ना। चल कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अभी हमने इसके बाद एक साथ क्वेश्चंस करने हैं सारे। ठीक है, अगला टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। ऐसे टू बी वेरी ऑनेस्ट बोले, दिस इज द कॉपी ऑफ फेलिंग्स टेस्ट। ये फेलिंग टेस्ट की कॉपी है। जो काम हम लोग फेलिंग में करते हैं यहां पे भी वही काम करते हैं। तो ऊपर से देख लो, क्योंकि फेलिंग हमने आराम से देख लिया। ठीक है, चलो क्या पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएजेंट सेम होता है, बाकी तो देखो वहां पे क्या पढ़ता था, वहां पे अपना सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट पढ़ता था, इसको रोचेल साल्ट बुलाते थे। यहाँ पे वो नहीं पड़ेगा। देखो इसमें क्या है भाई, इसमें है कि मैं अगर बेनेडिक्ट टेस्ट की बात करूं, ठीक है, इज अ केमिकल रिएजेंट एंड अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। किसका मिक्सचर है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका मिक्सचर है भैया? सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर है। इसके अलावा सोडियम सिट्रेट का है एंड कॉपर सल्फेट का है। वो भी पूरा किस फॉर्म में? पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में। तुम्हें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। देखो साफ साफ लिखा है
It is used in the place of Fehling solution to detect the presence of reducing sugar. ये reducing sugar के डिटेक्ट में काम आता है, जहाँ पे Fehling काम करता है उसकी जगह आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कार्बन कॉपी है किसकी? फेलिंग्स की। तो बस उसमें क्या था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था। इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट सोडियम सिट्रेट, 2-3 बार बोलो, सोडियम कार्बोनेट सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट सोडियम सिट्रेट, ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा, है ना। और आपका कॉपर सेकंड दोनों में कॉमन था। ठीक है, ओके देन एकदम सेम काम करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, इवन एक मजे की बात, वहां पे हमने हेमी एसिटल ग्रुप की बात नहीं की थी। किसमें? फेलिंग्स में। फेलिंग्स में हमने हेमी एसिटल ग्रुप की बात नहीं की थी, लेकिन बेनेडिक्ट टेस्ट की खासियत है वो एल्डिहाइड के साथ करता है, जनरल कीटोन के साथ नहीं करता, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ करता है। इसके अलावा हेमी एसिटल के साथ भी करता है। क्या बोलना चाहते हो सर? इतना क्यों परेशान कर रहे हो? एल्डिहाइड के साथ करा दिया, कीटोन के साथ सर आपने मना कर दिया। बेनेडिक्ट की बात कर रहा हूं, बीटी टेस्ट बुलाते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ कर जाएगा, हाँ कर जाएगा। किसके साथ? और एक एक्स्ट्रा क्या था? हेमी एसिटल, एग्जैक्टली हेमी एसिटल। एक्चुअली क्या होता है, हेमी एसिटल को अपन लोग जब ऑक्सीडाइज करते हैं ना, एक्चुअली इसमें बेस पड़ता है ना, तो हेमी एसिटल की जो खासियत होती है वो आपने कभी पढ़ा हो, मुझसे पढ़ा हो, नेम रिएक्शन में, सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म है, बहुत दूर की बात हो गई। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये आपको वापस एल्डिहाइड देने लगता है ना। हेमी एसिटल के साथ क्या होता है, वो एक रिवर्सिबल में आता है, मतलब इसमें अगर आप बेस डालते हो तो ये आपको वापस मुझे एल्डिहाइड दे देगा, और एल्डिहाइड तो आपको पता ही है बीटी सोल्यूशन पास करता है। तो हेमी एसिटल इनडायरेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है ना, हेमी एसिटल सोल्यूशन पढ़ा है, आपने इसमें बेस डालना ही डालना है, तो आप इसको करा देते हो। सोडियम सिट्रेट पढ़ा है ना यार, सोडियम सिट्रेट दिख रहा है, सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है, तो आपको बेसिक सोल्यूशन दिख ही रहे हैं, तो ये बेसिक सोल्यूशन हेल्प कर देते हैं आपको। बाकी देखो कोई नई चीज़ नहीं है, RCHO Cu2+ RCU-, ठीक है। यहाँ पे भी Cu2O की रेडिश ब्राउन पीपीटी, वहाँ पे भी वही, कुछ देखो नया नहीं लिखा है, देखो एकदम ठीक है। अब यहाँ पे सिट्रेट के साथ यूज किया है, यहाँ पे सिट्रेट सोल्यूशन है, वहाँ पे क्या था? रॉचेल सॉल्ट था। फेलिंग के लिए देख लो भाई, देख लो कहाँ भाई, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे इसने टार्ट्रेट यूज किया था, रॉचेल सॉल्ट में टार्ट्रिक एसिड, और यहाँ पे इसने सिट्रेट यूज किया। मैंने क्या कहा था? दोनों की सेम कार्बन कॉपी है, बस हल्का सा अंतर है, वहाँ पे टार्ट्रेट आयन पड़ता है एज अ कॉम्प्लेक्स होता है, और यहाँ पे सिट्रेट आयन एज अ कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दूसरी बात, एल्डिहाइड के लिए दोनों करते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए दोनों करते हैं। इवन बस इसकी खासियत ये है कि ये हेमी एसिटल के लिए भी कर जाता है, अरे वो भी कर जाएगा यार कीटोन, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तरीका होता है बेनेडिक्ट टेस्ट को पढ़ने का, ठीक है भैया। तो एक बात आपको बता दूं, एक आध अच्छे हम लोग क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट करिएगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां पे अपन लोग टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट को डिस्टिंग्विश करने में आप हमारी मदद करिएगा। बस आपको टिक करना है, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स फॉर टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल से, एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट पास कर जाएगा, फेलिंग्स टेस्ट पास कर जाएगा। कीटोन ना टॉलरेंस टेस्ट पास करेगा ना फेलिंग टेस्ट पास करेगा।
टेढ़ू मेढ़ू एल्डिहाइड। टॉलरेंस टेस्ट पास कर जाएगा लेकिन फेलिंग पास नहीं करेगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट पास कर जाएगा, फेलिंग रिएजेंट पास नहीं करेगा। ठीक है, ओके, इस पे स्टार लगा लो भाई। फॉर्मिक एसिड HCOH, ये याद रखना कि कार्बोनिल ग्रुप के पास एक H है, डायरेक्टली H है, इसलिए अपन लोग थोड़ा बोलते हैं इसको ऐसे हैं कि ये फॉर्मिक एसिड को भी मतलब टॉलरेंस टेस्ट में पास हो जाएगा और फेलिंग टेस्ट में भी पास हो जाएगा। यार एग्जाम्पल निकालने को अच्छे अच्छे। चलो ठीक है, अगला अभी बात किया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर, देन टॉलरेंस रिएजेंट पास कर जाते हैं, फेलिंग रिएजेंट पास नहीं करते होंगे, है ना। अगला हेमी एसिटल, H है। अभी आपको बताया था हेमी एसिटल ना, चूंकि आप उसमें दोनों में बेस डालते हो, चाहे टॉलरेंस हो चाहे फेलिंग्स हो, तो ये इसको ना रिवर्सिबल करा के एल्डिहाइड में ले आता है। अब समझ जाओ कि टॉलरेंस रिएजेंट पास कर जाएगा, फेलिंग रिएजेंट पास नहीं करेगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर ये मेरे कीटल ग्रुप हैं तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, दोनों के साथ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ओके, बस काफी है। और अगर ये हेमी कीटल है तो ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हेमी कीटल तो पहले कीटोन में चला जाएगा, अब इसके बाद आप डिस्टिंग्विश कर लोगे, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि आपको हेल्प करेंगे टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट में। तो अभी तक इतना बकवास सुनने के बाद मेरी बातें कुछ समझ में आएगी कैसे हम लोग माइल्ड का यूज कर रहे हैं, है ना। बस एक लास्ट बचता है, इसका नाम है हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, आइडोफॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, हेलोफॉर्म के अलावा बहुत फेमस आइडोफॉर्म है इसलिए आइडोफॉर्म बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं हेलोफॉर्म बोलता। इसकी कुछ कंडीशन सुनना। कंडीशन ये है कि देखो एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको पहले वैसे समझाता हूँ कि कीटोन ना तो टॉलरेंस से जा रहे हैं ना तो फेलिंग से जा रहे हैं। अब मान लो मेरे पास दो डिब्बे में दोनों कीटोन रखे हैं, तब क्या करूँगा, तब मैं क्या करूँ, क्या तब मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। एक डिब्बे में एल्डिहाइड रख, दोनों डिब्बे में कीटोन रखे हैं, दोनों डिफरेंट कीटोन हैं, तो क्या मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमको ये काम आता है। अब हेलोफॉर्म की कंडीशन है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ एटलीस्ट एक CH3 होना मस्ट है। क्यों है बताऊंगा, मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। बाकी यहां पे तेरा R है, H है, AR है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता। AR है, R है, H है, कुछ भी है, कुछ मैटर नहीं करेगा, ये पास कर जाएगा। कंडीशन ये है कि आप इसको लो और इसमें आप NaOH और I2 डाल दो और हीट कर दो। मैं स्पेशल आइडोफॉर्म के लिए बता रहा हूं, आप X2 लिख सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके होता क्या है, जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, दैट इज AR, R या H, COO- Na+ में, प्लस
एक CH3 की अगर आइडो ले रहा हूं तो येलो पिपड़ी निकलती है, और इसी को अपन लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म। क्या बोलते हैं? इसी को अपन लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म। जैसे जैसे पहले मतलब को समझो, फिर एग्जाम मैकेनिज्म समझना। जैसे मान लो डिब्बे में एक तुम्हारे पास ये रखा है, और डिब्बे में तुम्हारे पास एक ये रखा है, दोनों ही कीटोन है। तुम टॉलेंस लगाओगे तो भूल जाओ, फेलिंग लगाओगे तो भूल जाओ, लेकिन देखो कार्बोनिल ग्रुप के पास एटलीस्ट एक CH3 ग्रुप होगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको I2 और NOH में डालूंगा तो ये इससे पास कर जाएगा। हाँ, यहाँ पे अब जब डालूंगा तो पास नहीं करेगा, मतलब इसके लिए वो रिएक्शन नो रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी। राइट, इसके लिए रिएक्शन यस, इसके लिए रिएक्शन नो। अब मन में एक सवाल रह गया होगा कि सर ये बता दो कि कैसे इस CH3 का क्या रोल है जो कि आपको मदद कर रहा है बताने में कि सर ये पास करेगा और ये पास नहीं करेगा। तो इसके लिए मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। ये भी माइल्ड है, ठीक है, बट एटलीस्ट एल्डिहाइड से तो अच्छा है, टॉलेंस से तो अच्छा है, फेलिंग से तो अच्छा है कि ये CC वाली बॉन्ड को एटलीस्ट ब्रेक तो कर पा रहा है ना। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये मान ले लिया, आप क्या करते हो, इसमें I2 और NaOH डालते हो। पहले तो देखो दोस्त, यहाँ पे I2 और OH माइनस में OH माइनस एक बेस का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है, जिस वजह से यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये जो प्रोटॉन दिख रहा है ये आपका एसिड प्रोटॉन दिख रहा है, और जब एक सॉल्यूशन में एसिडिक प्रोटॉन हो और दूसरा बेस पड़ा हो तो गुल्लू गुल्लू होना तो लाजमी है। मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसे आ जाता है, यहाँ पे माइनस प्लस पानी, ठीक है। इसके बाद ये जो I2 दिख रहा है ये अपने आप को ब्रेक करता है I प्लस और I माइनस में, और इसका ये वाला I वाला पार्ट इसके पास चला जाता है। अब ये काम 2 बार फिर से रिपीट होता होगा कि नहीं होता होगा? ये है, इसमें आप फिर से OH माइनस डाल रहे हो, इसको क्लीव करके लेके जा रहे हो, माइनस प्लस H2, और इसमें फिर से आप I डालते हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपको एक I फिर से मिलता होगा, और एक I यहाँ है। राइट, आप फिर से इसमें OH माइनस डालते हो, ये इसको खाता होगा, तो यहाँ आपका माइनस आता होगा, यहाँ I, इसके बाद I प्लस और I माइनस में डालते हैं, और यहाँ I आ जाएगा। राइट, ओप्स मेरी स्लाइड फिनिश हो गई, जस्ट 1 मिनट देना मुझे। सॉरी,
यहाँ पे थे हम। अब तुम्हारे पास ये R C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C एक I है, एक I है और दूसरा I है। अब क्या करोगे? अब इस OH माइनस को बोलोगे बेटा तुम इस बार एज ए न्यूक्लियोफाइल आओ। अब तुम ये न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा? तो देखो दोस्त, ये तगड़े I माइनस से खिंचाव पैदा कर रहे होंगे, तो ये बॉन्ड इजीली टूटने को रेडी हो जाएगा। और जब टूटेगा तो यहाँ बनेगा RO माइनस, यहाँ पे OH और ये CI3। और दोस्त ये फिर से इसको लीव कराने के लिए बाहर कर देगा। ये बोलता है जा बेटे चला जा, यहाँ RCOH प्लस CI3 माइनस, ठीक है। और बस इसके बाद तो आपको क्या करना है, H प्लस से इसको CHI3 लिख देना है। ऐसे आप NaOH डालते हो तो सॉल्ट बनता है, लेकिन ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है आइडोफॉर्म, इसी के हम इंतज़ार में थे और हमको यही चाहिए था। तो आप देख पा रहे हो कि CI3 निकलता है, CHI3 बनता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग की कंडीशन में ये बताया था कि यहाँ पे एक CH3 डायरेक्टली अटैच्ड होना मस्ट है। इसी वजह से हम यहाँ पे देखो ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो हो पा रहा है, तो यहाँ पे इसका CI3 बनता होगा और फिर उससे I3 माइनस बनने के बाद आप NaOH यूज़ करके आइडोफॉर्म बना देते होगे, ठीक है ना। जो कि आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, राइट। मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अपन लोग ने बहुत कुछ सीखा यार, आज बहुत कुछ सीखा। तो जब हमने ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा तो हमने ये सीखा कि कैसे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, कैसे अपन लोग कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं फॉलोड बाय पॉपऑफ्स रूल, और कैसे अपन लोग आइडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टॉलिंस टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट को यूज़ करते हैं। ये चारों के लिए माइल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें आइडो में भी माइल्ड ना बोल के आइडो में बोल सकते हो, अच्छा है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द कंडीशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। इसके अलावा जब मैं आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगा तो वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा आइडोफॉर्म को लेके, ठीक है। माय डियर, ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियो थी और आप हमसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हो बाय यूजिंग डाउनलोडिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन से डाउनलोड करिए और फटाफट से हमसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। माय डियर, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमसे कनेक्ट होने के? तो बेनिफिट्स के नाम पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस का। अनअकैडमी एक ऐसा एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट करता है, जहाँ पे आपके मन में जो भी जैसे भी डाउट्स होते हैं आप बिंदास होके पूछते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं, आप जो भी आपको डाउट लगता है, आपको वहाँ पे क्वेश्चंस का ऑप्शन आता है, आप वहाँ अपने क्वेश्चन डालते हो, हम आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन और हम आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस में जब हम लोग टेस्ट फर्स्ट ले रहे होते हैं ड्यूरिंग द क्लास, तो हम लोग लाइव पोलिंग कराते हैं और बहुत ही क्लासी चीज़ है लाइव पोलिंग यार। ये हमको बता देती है कि जब हमने क्वेश्चन दिए तो कितने बच्चों ने परसेंटेज का सही जवाब दिया उसका और कितनों ने गलत दिया। और मज़े की बात, जिन्होंने सही जवाब दिया उन्होंने सवाल को कितने मिनट या कितने सेकंड्स में ख़त्म किया, क्योंकि ना टाइम का ना बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज यार, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज का मौका मिलता है अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो और हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो। तो रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट एंड क्विज मिलती रहती है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस में इन्हेंस लाते हो, ग्रोथ लाते हो। इसके अलावा आप उसको एनालिसिस कर सकते हो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कैसी मिस्टेक कर रहे हो। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ यार, मिस्टेक करनी है तो यहाँ कर लो एग्ज़ाम हॉल में,
वो बहुत महंगी पड़ जाएगी तुम्हें, ठीक है। एक नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो रैंकिंग होती है ना वो बहुत पीछे चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान मिलता है। माय डियर, अनअकैडमी का जितना भी प्लान है, जितने भी प्लान है, सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर मैनर में रहने वाले प्लान हैं, ठीक है। इससे आपको रेगुलर बेसिस पे आपको डीपीपी मिलती है, आपको डाउट सॉल्विंग होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पे सिलेबस खत्म होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्या खासियत है इसकी? तो अगर इनकेस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास को मिस कर जाते हो तो आपको हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देखने का मौका मिलता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्त, आप सब्सक्रिप्शन ना किसी एक फैकल्टी का लेते हो, मान लो आपने मेरा लिया या एक्स टीचर का लिया या वाई टीचर का लिया, आप सब्सक्रिप्शन तो एक का लोगे, नाम से लोगे, लेकिन आप कनेक्ट किसी से भी हो सकते हो। ये माइंड में मत सेट करना कि जिसका सब्सक्रिप्शन लेंगे उसी से कनेक्ट होंगे, उससे तो आप हो ही जाओगे। इसके अलावा आप किसी से भी सब्सक्रिप्ट हो सकते हो। आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा बैच में इनरोल कर सकते हो अपने आप को, आप अपने कंफर्ट जोन पे पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि नहीं यार मेरा रात का 10 बजे पढ़ने का टाइम है, तो आप रात में 10 बजे पढ़ो, हो जाएगा। इट्स ए कंफर्ट जोन, है ना। तो आपको रिकॉर्डेड मिल रही है। या इसके अलावा किसी रीज़न से यार आपकी तबीयत नहीं ठीक है और आपकी क्लास मिस हो जाती है, तो यार क्लास मिस होना ना बहुत बहुत नुकसानदायक हो जाता है। कभी कभी एक क्लास मिस नहीं होती, उसके पीछे 2-3 क्लास नुकसान पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है। तो वो आपको अनलिमिटेड एक्सेस की हेल्प से भाई रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। आप देखो इनकेस अगर क्लास छूट जाती है तो, है ना। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्या खासियत है इसकी? तो इसमें आपको ना पर्सनल कोच मिलते हैं। पर्सनल कोच से क्या होगा? पर्सनल कोच आपको गाइड करते हैं हर पॉइंट पे, आपकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आपके साथ इमोशनली और मेंटली कनेक्ट होते हैं कि आप कहाँ कैसी मिस्टेक कर रहे हो और कैसे जेई को अप्रोच करना चाहिए। क्या आप जब टेस्ट देते हो कभी आपने उसका एनालिसिस किया है? शायद ही नहीं किया, कभी नहीं किया होगा। बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर मैं वहीं रुक गया हूँ, मेरे मार्क्स ना आगे नहीं बढ़ रहे, क्या करूँ? मैंने कहा बेटा अपने टेस्ट का एनालिसिस करो, वो जो तुम्हारी इन डेप्थ नॉलेज है ना, वो उसको पता करो कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का अप्रोच ठीक ना हो। ये क्या होता है दोस्त? कौन से क्वेश्चन को पिक करना है और कौन से पिक को नहीं करना है, ये भी एक अपने आप में कला है, एक आर्ट है। और किसको पहले पिक करना है, किसको बाद में पिक करना है, ये भी अपने आप में एक आर्ट है। इससे आपके ना एग्ज़ाम में एक अलग अप्रोच होती है जेई के लिए। और ये सब चीज़ें आप जब टेस्ट देते हो, उसका एनालिसिस निकलता है, आपको गाइड करता है, हमारे एक्सपर्ट गाइड करते हैं कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये आपको हेल्प मिल जाएगा इसमें। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करते हो, अपना शेड्यूल बनाते हो फिर फाड़ देते हो, तो आपका वो कस्टमाइज फॉर्म में नहीं होता है, आपकी लिमिट के बाहर होता है आपका खुद का शेड्यूल। या आप लगातार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स छोड़ देते हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स छोड़ देते हो। आप एक सिस्टमेटिक वे में नहीं हो, जिसको लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक पैटर्न होना, वो नहीं है। तो आपको ना वो सिस्टमेटिक वे बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप रिवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ तो सब लोग लेते हैं और पता चलता है कि भैया इनका आप लोग फरवरी तक रिवीजन ही नहीं किया है, ठीक है, अप्रैल में पेपर है, फरवरी तक रिवीजन नहीं किया है, तो सब बेकार है आपके। फिर वो जेई निकालना सब बेकार है, निकलेगा नहीं वो, क्योंकि आपकी स्टडी की प्लानिंग शुरुआत से ठीक नहीं थी। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं पर्सनल की कोच लीजिए, पर्सनल की गाइडेंस लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा कहाँ आपकी स्टडी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे इतने सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हो, हमारे प्लस कोर्स को लेना चाहते हो, तो आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल फ़ीस पे करनी होती है। दोस्तों हमारी 12 महीने की फ़ीस 38,500 होती है, बट आपको ये नहीं पे करना है, आपको हम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देते हैं, एंड आफ्टर द डिस्काउंट अमाउंट विल बी 34,650, ठीक है। इस अमाउंट को आप नो कॉस्ट EMI पे कर सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा दोस्त इस 10% को अवेल करने के लिए मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, यूज़ माई कोड धीरेन, दैट इज़ DHIREN एंड गेट द 10% इंस्टा डिस्काउंट, है ना। इसके अलावा दोस्त आप हमसे 24 मंथ के लिए अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, जो कि क्लास 11th वाले बच्चों को होना चाहिए, उनके लिए उसका जो अमाउंट है वो 56,000 है, एंड आफ्टर द 10% डिस्काउंट योर अमाउंट विल बी 50,400। फॉर दिस आप चाहते हैं तो उसको नो कॉस्ट EMI पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 24 मंथ की चाहें तो आप जो EMI बन रही है वो मात्र और मात्र जो है 2100 बनती है, और अगर मैं उसको PCM वाइज बांटता हूँ तो मात्र और मात्र 700 बैठती है, जो कि कुछ भी नहीं है दोस्त, बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही अफोर्डेबल। तुम्हारी गली कूचे की जो कोचिंग होगी वो भी इससे महंगी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको आइकॉनिक अगर आप परचेस करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको पर्सनल कोच, स्टडी की गाइडेंस, एक्सपर्ट का गाइडेंस, ठीक है, और टेस्ट का एनालिसिस मिलता है, तो 12 मंथ की फीस 56,000 है, एंड आफ्टर द 10% डिस्काउंट इट विल बी 50,400 यूजिंग माई कोड धीरेन DHIREN। इवन आप इसको भी नो कॉस्ट EMI पे कर सकते हैं। सेम एज अगर आप आइकॉनिक 24 मंथ का लेते हैं तो आफ्टर डिस्काउंट योर अमाउंट विल बी 77,400, ठीक है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हो, कितने बजे? 9 बजे, रात में 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, आप मुझसे वहाँ मिलो। मैं बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ लाया हूँ लाइव में, आप देख सकते हो, आप इसको एंजॉय करोगे, ठीक है दोस्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस पेशेंस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन को टंग से दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।